आज एक प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या लेखन इंसान को इतना प्रभावित करता है कि वो अपने बुरे वक्त को भी मात दे सके, या यूं कहें कि इंसान की सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में लेखन का रचनात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है। इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सारी कहानी भावनाओं की है, मन की है। हमारी भावनाएं आहत होती हैं, मन रोता है, व्याकुल होता है, व्यग्र होता है। ऐसी स्थिति में वह चाहता है कि कोई उसकी सुन ले, कोई उसे समझ ले, मान ले, ये जान ले कि मैं भी एक इंसान हूं। मैं क्यों परेशान हूं, मेरा क्या दोष है, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं कि मुझे चैन आए, मैं जी सकूं फिर से। उस वक्त हमारे मन की दशा कुछ ऐसी ही होती है। अब सामने कोई है नहीं, या है तो मन में ये डर कि वो सुनेगा या समझेगा नहीं मुझे, वो मेरे लिए सोचेगा ही नहीं, या मन में ये संकोच कि इनसे कैसे कहूं, ये क्या सोचेंगे, कि ये इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। ये सब हमारे मन की दशा होती है। ऐसी दशा में हो सकता है कोई आपका प्रियजन हो जिसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं। वो हमारी माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, या कोई भी जिन पर हम विश्वास करते हैं। तो सबसे अच्छा है कि जीवन में कोई ऐसा ज़रूर हो जो हमारे बहुत करीब हो, जिनसे हम अपनी कोई भी बात शेयर कर सकें, अच्छा भी बुरा भी। और ऐसा ना हो तो परेशानी होती है। ऐसी दशा में जब कोई भी ना हो अपने मन के आसपास, तब हमारी भावनाएं बहुत रोती हैं, सुबकती हैं, और हमारा मन देखता है, वह बहुत और बहुत दुखी होता है। वह सचमुच में प्रयास करता है हमें उस कष्ट से निकालने की, परंतु चूंकि वह भी अकेला ही होता है तो वह भी बहुत दुखी होता है। ये देखकर हमारी भावनाएं और भी आहत होती हैं। ऐसी दशा में हम अपनी भावनाओं को अगर अपने कलम का सहारा दे दें तो हमारे जीवन में एक रचनात्मक और सकारात्मक शुरुआत हो जाती है। एक होता है प्रोफेशनल लेखन, एक होता है शौकिया लेखन, अपने सामान्य विचारों को पन्ने पर व्यक्त कर देना। एक होता है गंभीर लेखन, किसी खास समस्या पर केंद्रित। लेखन के बहुत से रूप हो सकते हैं। निर्भर करता है कि अपने लेखन में कितना भाव हम दे पाते हैं, और भाव तो हम तभी दे पाएंगे जब हम भावनात्मक रूप से लेखन से जुड़े होंगे। संवेदना के स्तर पर हम कितना जुड़े हैं खुद से, खुद की लेखनी से, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। किसी की प्रबल इच्छा होती है लिखने की और छप जाने की, तो यहाँ हमारी संवेदना प्रभावित होती है, कटती है थोड़ी सी। भावनात्मक रूप से जब हम खुद के लिए लिखते हैं तब हमारे अंदर छपने की लालसा नहीं होती, क्योंकि तब हमारी भावनाएं हमारी निजी होती हैं, हमारी अपनी होती हैं। जैसे माँ और बेटे का भावनात्मक रिश्ता, पिता और पुत्र का भावनात्मक रिश्ता, माँ और बेटी का भावनात्मक रिश्ता, भाई और बहन का भावनात्मक रिश्ता,
पति और पत्नी का भावनात्मक रिश्ता, हम अपने इन रिश्तों के भाव को प्रचारित तो नहीं करते, इसे प्रकाशित तो नहीं करते। अगर करते हैं तो इन रिश्तों की संवेदना से हम न्याय नहीं करते, इसे तो हम महसूस करते हैं। तभी तो इन रिश्तों की तासीर इतनी गहरी होती है। ठीक उसी तरह हमारा लेखन, जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, हमारी बेहद निजी भावनाएं होती हैं, जिन्हें हम कलम के सहारे अपना साथी बनाते हैं, अपना दोस्त बनाते हैं। ये हमारी जान होती है, हमारी प्राण होती है। उसे हम कैसे प्रकाशित कर देंगे, प्रचारित कर देंगे? मैं चाहता हूँ कि लेखन के इसी रूप से हम प्यार करें, इसी रूप को हम सब अपनाएं, उसे अपना बनाएं, उससे कुछ न छुपाएं। तब आपकी लेखनी भी आपसे उतना ही प्यार करेगी जितना कि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार करे। और तभी हम अपनी लेखनी की वास्तविक गहराई को महसूस कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे अपनी लेखनी का एक दूसरा रूप भी सामने आने लगेगा, जिसे दुनिया देखती है, पढ़ती है और लाभान्वित होती है। आज अपनी उस गुजरी हुई परिस्थिति को एक बार फिर से जनहित के लिए रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। इसका उद्देश्य सिर्फ आपको ये विश्वास दिलाना है कि लेखन इंसान को कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा सकती है, अगर कोई अपनी लेखनी से उतना ही प्रेम करे जितना कि वो अपनी माँ से करता है। तो चलिए चलते हैं उस दौर में, जिस दौर को मैंने एक बार जिया था। इसे एक शीर्षक देते हैं, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। एक लोअर मिडिल क्लास युवक जून की तपती दोपहरी में दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के विभिन्न फैक्ट्रियों में एक अदद नौकरी की तलाश में महीनों से भटकता भटकता थक चुका था। वह नौजवान आज बेहद निराश था, उदास था। पिछले 4 दिनों से वह नींबू पानी पे जिंदा था। अपनी पुरानी अटैची में बचे छुट्टे सिक्के भी अब खत्म हो चुके थे। कल से शून्य था उसके पास। वह थक चुका था, उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी, वह हार चुका था। जिंदगी जहन्नुम सी लगने लगी थी। अब वह क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे अपनी व्यथा कहेगा, कौन उसका साथ देगा? इन विचारों के बवंडर ने उसे बेहद परेशान किया हुआ था। लेकिन आज उस रिक्शे वाले ठेकेदार भैया ने जिस तरह का ऑफर उसे दिया था, उसे सोचकर उसकी सांसें घूटती जा रही थी। उसने कभी सपने में भी न सोचा था कि जिस रिक्शे पर बैठकर कभी वह पटपड़गंज और मयूर विहार के इलाके में घुमा करता था, उसी रिक्शे को उसे एक दिन खींचना भी पड़ेगा, यह न सोचा था उसने। रात भर वह शून्य में तकता रह गया। सुबह होने तक उसने एक निर्णय ले लिया कि वह आज से रिक्शा चलाएगा। उन्हीं मयूर विहार और पटपड़गंज की गलियों में वह अपने सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। सुबह जब खाली पेट वह रिक्शे के ठिए पर पहुंचा तो उससे खाली रिक्शा भी न खींचा गया। मरता क्या न करता, वह रिक्शे पर सवारियों को बिठाकर पैदल ही रिक्शे को खींचता गया। दोपहर होने तक उसके हाथ से खून निकलने को आ गए, लेकिन साथ में 330 रुपए भी आ गए। उस वक्त वह छुप कर रो भी रहा था और एक कमजोर सी हंसी भी थी उसके चेहरे पर। उसने रिक्शे वाले भाइयों की जमात के साथ एक ढाबे में बैठकर भरपेट भोजन किया। शाम को एक रिक्शे वाले भाई के साथ ही
एक पास की छोटी सी फैक्ट्री में चला गया जहां स्टील की कुर्सियों के नीचे लगने वाले प्लास्टिक कैप बफर बनते थे। 100 पीस प्लास्टिक कैप बनाने के 25 रुपए मिलते थे उस वक्त। रात को पीस रेट पर काम करते हुए वह निरंतर अपने माता पिता के बारे में सोचता रहा, अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहा और रोता रहा अपनी इस दशा पर कि जिंदगी ने उसे किस कदर मजबूर किया। उसके हालात ने उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया था कि उसी रात उसने एक खतरनाक निर्णय ले लिया कि कल का वह सूरज नहीं देखना चाहता। अपने कमजोर क्षण के निर्णय को पूरा करने के पहले उसने अपने अंतिम संदेश को एक पुराने अखबार के चंद टुकड़ों पर लिख देना चाहा, जो इस प्रकार था। अनुभूतियों की देहरी पर बैठकर मैं गुम हो गया हूं आकांक्षाओं के भंवर में। घुमड़ रहा हूं अंदर ही अंदर, पूछता हूं खुद से कि क्यों हो गया मैं बेजार, कुछ कर पाने में लाचार। क्यों बन बैठा मैं चिराग एक अंधेरे घर का, जिसकी मध्यम लौ में धीरे धीरे जलता जा रहा हूं मैं खुद ही। क्यों बांध रखी हैं आशाएं मुझ पर मेरे अपनों ने, कि तंग कर दिया है मेरा जीना यहां। एक अरसा बीत गया है एक स्वच्छंद हंसी के बिना, सूनी हो गई है मेरी संगीत साधना। मेरे उमंगों को जाने क्या हो गया है, क्यों रूठ गया है, जैसे छूट गया है बहुत कुछ कर जाने की कोशिश में। क्यों सुनाई नहीं देती अब पक्षियों की चहकन, अक्सर होता रहता है मेरे दिलो दिमाग में एक कर्कश कंपन, उस ठेकेदार का कि कितने पीस बन गए हैं, कि कल माल की डिलीवरी देनी है। वह क्या जाने कितने पीस हो चुके हैं मेरे अस्तित्व के, जिसे गुनता हूं चंद सिक्कों के रूप में, क्योंकि दुनिया आज इसके अस्तित्व की कायल है। इन्हीं टुकड़ों को बचाकर रख लेना चाहता हूं तब के लिए जब मेरी गुर्बत का आखिरी कतरा भी न बचेगा। बचेगा एक गुल्लक और उसमें चंद सिक्के, यही मेरा शेष होगा उस घर के लिए जिसका मैं चिराग हूं। अपने लिखे हुए इन चंद शब्दों को वह बार बार पढ़ता रहा और सुबकता रहा। न जाने कितनी बार पढ़ा होगा उसने अपने अंतिम संदेश को, जो उसने लिखना चाहा था अपनों को। सुबह होने को आई, लेकिन वह उन शब्दों और उसकी संवेदनाओं में ही उलझा रह गया। वह आत्महत्या न कर सका, वह बच गया। उस रात स्वयं से उसने खुद को खुद से बचा लिया। यह मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय घटना थी, जिसने मुझे जीवन को सार्थकता के साथ समझने में मेरी बहुत मदद करी। जीवन में कमजोर वक्त का आना तय है, तो तय यह भी है कि उसे जाना है। हमें उसे सहजता से स्वीकार करना होता है। स्वीकार न करने से ही व्यग्रता और व्याकुलता पैदा होती है और हमारे गिरने की संभावना बढ़ जाती है, जैसा कि उस वक्त मेरे साथ हुआ। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से शब्द और उसकी संवेदना ने मिलकर मुझे संभाला। चूंकि अवचेतन में मेरा संबंध साहित्य से था, तभी तो अपने मन की बात लिखता था। मेरा संबंध संगीत से भी था, तभी तो वक्त बेवक्त गुनगुना लेता था।
खुद के लिए। मेरे इन दोनों दोस्तों ने मिलकर मेरा साथ दिया। आज भी ये दोनों मेरे साथ हैं। अगले एपिसोड में मेरे दूसरे साथी संगीत को आपसे मिलवाऊंगा। आप मानोगे कि साहित्य हमें संभालता है तो संगीत हमें संवारता है।